रेशमा जी अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके बेटे बहू उनकी ना ही सेवा करते ना ही उनकी परवाह करते। अब रेशमा जी की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी जिस कारण वह उठ चल नहीं पा रही थी, लेकिन बहुएं तो उन्हें पानी तक नहीं पूछती। मेरी आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज शमशान घाट में बुजुर्ग महिला का शव लाया गया, लेकिन उसका अंतिम संस्कार करने में बहुत देर हो गई थी। भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन उसका अंतिम संस्कार करने में इतना समय आखिर क्यों लग रहा था। हम भी अब इसी भीड़ का हिस्सा बन चुके थे, क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठा होने के बाद भी जब एक मृत व्यक्ति की चिता में आग ना लगाने दी जाए तो इसका मतलब तो यह है ना कि कोई तो बहुत ही गंभीर बात हुई होगी। भीड़ के पीछे पीछे हम भी वहां पहुंचे और वहां जाकर देखा तो उस औरत को देखते ही रह गया, क्योंकि वह बुजुर्ग औरत लगभग 80 साल की रही होगी और उस बुजुर्ग महिला की मौत के बाद भी उसके 2 बेटे शमशान घाट में एक कागज़ का टुकड़ा लिए हुए खड़े थे। हम सब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर बात क्या है और चिता का अंतिम संस्कार करने के लिए कब से यह सब कागज़ की ज़रूरत पड़ने लगी। बड़े ही हैरत की बात है कि आखिर माजरा क्या है। बस फिर हमें भी उत्सुकता और बढ़ने लगी कि आखिर बात क्या है। सब लोगों की नज़र उस कागज़ के छोटे से टुकड़े पर थी। ना जाने क्या था उस टुकड़े में, पर सब लोग इतना तो समझ ही गए थे कि कोई तो बात है उस कागज़ के टुकड़े में। शायद कोई बड़ा ही विचार है या कुछ ज़रूरी बात है उसमें जो लिखी हुई है। दुनिया भर के लोग अब शमशान घाट में जमा हो गए और जमा होने के बाद हर व्यक्ति की नज़र अगर कहीं की थी तो उस कागज़ के टुकड़े पर। वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति की नज़र उस कागज़ के टुकड़े पर ठहरी हुई थी। हर एक व्यक्ति उत्सुक था कि जल्दी से उस कागज़ के अंदर लिखी हुई बात का उन्हें पता चल जाए कि आखिर ऐसा क्यों है कि मरने वाले को लकड़ी की शैया पर रखने के बाद उस बुजुर्ग महिला के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है। और यह आदमी कौन है आखिर जिसने इस अंतिम संस्कार को रुकवाया है। कोई खास ही रहा होगा। 50 सवाल वहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के दिमाग में चल रहे थे, लेकिन हर एक सवाल का जवाब अगर किसी के पास था तो वह था वह छोटा सा कागज़ का टुकड़ा जो इधर से उधर घूमे जा रहा था। ना कोई शोर ना कोई शराबा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और वहाँ पर पुलिस भी इकट्ठी हो गई। पुलिस के इकट्ठा होने के बाद भी हमें माजरा ही समझ नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। धीरे धीरे समय बीता और शव को शमशान घाट में आए लगभग 8 घंटे बीत चुके थे, लेकिन वहाँ की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। समय तो बहुत हो गया था और एक बार मन में आया भी कि छोड़ ना यार, हमें क्या करना। लेकिन फिर दिमाग में सवाल बहुत थे और फिर मन हुआ नहीं यार, आखिर इस बात के पीछे का कारण जानना तो बनता है, ना कि शमशान घाट में लाए हुए शव को 8 घंटे हो गए हैं और अभी तक कोई इसको मुखाग्नि नहीं दे रहा है। उसकी चिता को आग ना लगने देने के पीछे का आखिर कारण क्या है। यह तो सिंपल सी बात है कि ऐसा तभी हो सकता है जब कोई इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा हो, वरना मरने के बाद इंसान को जल्दी जल्दी करते हैं ले जाने में भी। अब तक तो हमने पुलिस को ऐसा करते देखा था कि कई बार अंतिम संस्कार में पुलिस अंतिम संस्कार होने से रुकवा दे, क्योंकि सामने वाली पार्टी पहले मौत पर केस कर दे कि हमें शक है कि इसकी मौत नहीं हत्या की गई है।
तब तो माना भी जा सकता है, लेकिन यहाँ तो माजरा उल्टा ही था। पुलिस को बुलाया इसलिए गया था क्योंकि इतना समय हो गया था और चिता को मुखाग्नि देने ही नहीं दे रहे थे। वहाँ 2 व्यक्ति थे जो बुजुर्ग महिला के बेटे प्रतीत हो रहे थे। 8 घंटे के बाद पुलिस और कुछ व्यक्तियों के समझाने के बाद उस चिता को मुखाग्नि दी गई। मैं भी बहुत अचंभे में था। तब वहीं पास का एक मेरा जानकारी का लड़का जो कि पुलिस में कांस्टेबल था और वहाँ पर दरोगा के साथ उपस्थित हुआ था, तो मुझे लगा कि इस बात का असली कारण यहीं से पता चल सकता है। तो मैंने उसे बुलाया और पूछा और उसने जो कारण बताया, सच में उसको सुनकर मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया। मुझे जैसे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस लड़के के साथ उनका एक रिश्तेदार भी था जो उनका खास रिश्तेदार था। तो मैंने उस लड़के से पूछा तो उसने मुझे मोटी मोटी बात बताई, लेकिन रिश्तेदार ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी घटना मुझे सुनाई। और आप यकीन मानो, मैं उस बात को सुनकर एकदम सुन्न रह गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या माँ बाप औलाद को सिर्फ इस दिन के लिए पैदा करते हैं? क्या माँ बाप के जीवन का औलाद के जीवन में कोई महत्व ही नहीं है? तो घटना यह थी कि उस बुजुर्ग महिला का नाम रेशमा था। रेशमा जी बड़ी सीधी सरल स्वभाव की महिला थी और अपने घर का कामकाज करने में बहुत निपुण थी। रेशमा जी का जन्म हुआ था तभी उनकी माता का देहांत हो गया था और वह व्यक्ति जिसने मुझे यह सारी व्यथा सुनाई थी, दरअसल वह रेशमा जी के चाचा जी थे। माता के देहांत के बाद कुछ ही समय में उनके पिताजी का भी देहांत हो गया और रेशमा जी के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारियां उनके चाचा जी के ऊपर आ गईं। चाचा जी ने भी उनका पालन पोषण अच्छे से किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में लड़कियों को कोई भी इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहता था, तो रेशमा जी के साथ भी वही हुआ। हालांकि उनके चाचा जी ने उनके पालन पोषण में तो कोई कमी नहीं की, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाई थी। रेशमा जी केवल 5वीं पास ही थी। अब इस सब के बाद हुआ यूं कि रेशमा जी के चाचा जी के भी अपने बच्चे थे और चूंकि रेशमा जी लड़की थी तो उनकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा थी। इसलिए रेशमा जी के चाचा जी ने सोचा कि लड़का अच्छा मिल रहा है तो शादी कर देते हैं। उन्होंने एक अच्छा सा लड़का देखकर रेशमा जी की शादी कर दी। शादी के बाद रेशमा जी दुल्हन बनकर घर आईं। धीरे धीरे उनके सरल स्वभाव ने घर के हर एक सदस्य का मन जीत लिया और फिर बचपन में माँ बाप के खो जाने का दुख कभी ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रेशमा जी को ससुराल इतनी अच्छी मिली थी कि वह बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ रेशमा जी का रिश्ता अपनी सास और ससुर के साथ बिल्कुल माता पिता की तरह गहरा हो गया। पहले तो शुरू में रेशमा जी के यहाँ किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। 2-3 साल बीत जाने के बाद, इतनी मन्नतें मांगने के बाद और कुछ डॉक्टरी इलाज करवाने के बाद रेशमा जी के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ रेशमा जी का बड़ा बेटा बड़ा हो गया। जैसे ही रेशमा जी का बेटा बड़ा हुआ, 2-3 साल का हुआ कि रेशमा जी के यहाँ फिर से 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया और उनके दोनों जुड़वा बच्चे बेटे ही थे। अब रेशमा जी और उनके पति रघु जी 3-3 बच्चों के माता पिता बन चुके थे। रेशमा जी की सास बहुत खुश होती थी कि उनके यहाँ 3-3 बेटों ने जन्म लिया है। उनके 3-3 बेटों के होते हुए वह राज करेगा। समय बीतने लगा और धीरे धीरे करके रेशमा जी का बड़ा बेटा मोहन
बीच का सोहन और तीसरा बेटा राजेश तीनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। पहले उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और हाई स्कूल के पेपर दिए। जब मोहन और सोहन के हाई स्कूल के पेपर चल रहे थे कि उसी समय एक एक्सीडेंट में उनके दादा दादी का देहांत हो गया और रेशमा जी और रघु जी अकेले पड़ गए। माता पिता के देहांत के बाद रघु जी ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। साथ में रेशमा जी ने भी उनका पूरा साथ दिया। हालांकि इस घटना ने दोनों को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था, लेकिन फिर भी बच्चों की खातिर दोनों ने खुद को संभाला, क्योंकि रेशमा जी के लिए उनके सास ससुर नहीं बल्कि उनके माता पिता ही थे। एक बार बचपन में माता पिता को खो जाने का गम और फिर से दोबारा से मानो जैसे उनके माँ बाप को किसी ने छीन लिया हो, इस पहाड़ जैसे दुख को झेलती, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए उन्होंने खुद को संभाल लिया और अपनी गृहस्थी का भार संभाला। अब बच्चे इंटर की परीक्षा पास हुए, क्योंकि रेशमा जी का बड़ा बेटा मोहन दोनों बच्चों से 3 साल बड़ा था, तो उसकी परीक्षा पहले ही खत्म हो चुकी थी और अब वह बीए में पढ़ रहा था। रेशमा जी का बड़ा बेटा मोहन थोड़ा सीधा साधा था, जबकि सबसे छोटा बेटा कुछ ज़्यादा ही चालाक था। बड़े बेटे की शादी रेशमा जी और रघु जी ने बड़े धूमधाम से की। घर में नई बहू के आ जाने से सभी लोग बहुत खुश थे। जब तक मोहन की पत्नी उस घर में अकेली थी, मतलब जब तक उसके दूसरे भाई की शादी नहीं हुई, तब तक तो उस घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। बहू भी रेशमा जी की बड़ी सेवा करती थी और रघु जी की भी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखती थी। अब दोनों संतुष्ट थे कि चलो घर में लक्ष्मी आई है, कम से कम रोज़ का कलेश नहीं होता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि रेशमा जी के दूसरे बेटे की शादी के लिए एक रिश्ता आया। लड़की बहुत खूबसूरत थी और अमीर खानदान की थी। ना जाने कैसे उन्हें रेशमा जी का दूसरा बेटा सोहन बहुत पसंद आ गया और वे रघु जी के पीछे ही पड़ गए कि हम अपनी बेटी की शादी इसी घर में करेंगे। रघु जी भी इस बात से क्यों ही इनकार करते, जब घर के बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आ रहा था, तो इसलिए रघु जी ने भी हाँ कर दी। चूँकि जिस लड़की का रिश्ता आया था वह बहुत खूबसूरत थी, तो सोहन को भी इस बात से कोई भी परेशानी नहीं हुई और उसने भी खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दी। अब रघु जी और रेशमा जी के दूसरे बेटे सोहन की भी शादी हो गई। शादी के 1-2 महीने तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब तो वह हर बात पर अपने अमीर खानदान का ताना देती कि मैं तो इतने बड़े घर से आई हूँ, मुझसे तो यह काम नहीं होता। बड़ी बहू बेचारी सारा दिन घर का काम करती। कुछ समय तो उसने यह सब चीज़ें बर्दाश्त की, लेकिन उसके बाद वह भी कहने लगी कि मैं ही घर का सारा काम क्यों करूं, घर तो बराबर दोनों बहू का है ना, तो घर का काम यह भी करेगी। इतनी ही अमीर घर से आई थी तो ऐसे घर में शादी क्यों करवाई थी, किसी अमीर खानदान में शादी करवाती ताकि उसको बैठे बैठे महारानी की तरह बेड पर सारी चीज़ मिलती रहे। मैं साफ साफ कह देती हूँ तुमसे सोहन, अगर यह सब इस घर में काम नहीं करेंगी तो मैं भी काम नहीं करने वाली। या तो काम होगा तो दोनों बराबर करेंगे और नहीं होगा तो कोई एक भी काम नहीं करेंगी। मैं ही क्यों सारा दिन घर के काम में लगी रहूं? यह क्या कहीं की महारानी है क्या? बड़ी बहू गुस्से में तमतमाते हुए बोली। और अब तो इस घर में यही रोज रोज का ड्रामा हो गया। इसी बीच रघु जी भी इस रोज रोज के कलेश से परेशान हो गए और एक दिन ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनका देहांत हो गया। अब बेचारी रेशमा जी अकेली ही रह गईं। छोटी बहू कोई भी काम करने को तैयार ही नहीं होती और बड़ी बहू छोटी से बहस के चक्कर में कोई काम नहीं करती। रघु जी की मौत के बाद रेशमा जी वैसे ही परेशान रहने लगी थी कि इन दोनों की चिक चिक सुनकर वह और दुखी हो जाती, इसलिए उन्हें चुप रहना ही उचित समझा।
वह न तो बड़ी बहू से काम करने को कहती और न ही छोटी बहू से कोई काम करने को कहती। सारा दिन पूरे घर के कामों में खुद ही अकेली लगी रहती और इस चीज़ का नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे वह बहुत कमज़ोर हो गईं और बीमार रहने लगी। हालांकि जब तक वह स्वस्थ थी तब तक सारे घर का काम उन्होंने ही किया था, लेकिन जब वह बीमार पड़ गईं तो दोनों बहू आपस में उन्हें एक गिलास पानी देने के लिए भी लड़ती थी। अब तो रेशमा जी बेचारी बस यही सोचती कि इन दोनों का घर तो बस गया है, मेरे छोटे बेटे की और शादी हो जाए तब कुछ हो। छोटा बेटा भी अपनी माँ की हालत देखकर दुखी रहने लगा। ऊपर से दोनों भाभियाँ उसको दिन रात ताने दिया करती कि खाली बैठा खा रहा है, हमारे पति कमाकर लाएं और यह यहाँ बैठे बैठे महाराजाओं की तरह खाता है। शर्म तो आती नहीं है, निठल्ला कहीं का। छोटा बेटा अपनी माँ रेशमा जी की वजह से सब कुछ चुपचाप सुनता रहता था, क्योंकि कभी कभार वह रेशमा जी की तबीयत ज़्यादा खराब होती तो बहुएं तो उन्हें पलट कर भी नहीं देखती थी। ऐसे में उनका छोटा बेटा ही उनका इकलौता सहारा था। अपनी माँ के बारे में सोचकर वह चुप रह जाता, वरना रोज़ रोज़ उल्टा सीधा सुनना किसको अच्छा लगता है। वह यही सोचता कि अगर मैं भी चला गया तो माँ की देखभाल कौन करेगा। वैसे भी अब उनका बुढ़ापे का शरीर है। और एक दिन जब सबसे छोटा बेटा राजेश खाना खा रहा था कि तभी उसकी छोटी वाली भाभी ने आकर उसके आगे से खाने की थाली उठाकर दूर फेंक दिया और उसको उल्टी सीधी खरी खोटी सुनाने लगी। और आज का बर्ताव उसे बर्दाश्त न हुआ और वह बिना किसी को बताए एक दिन छोटा बेटा गुस्से से वहाँ से चला गया और पता नहीं कि कहाँ गया, शायद शहर गया होगा। रोज़ रोज़ की चिक चिक से परेशान हो गया था तो वह घर में रहकर करता भी क्या। अब तो बेचारी रेशमा जी घर में अकेली रह गईं। पहले सास ससुर, फिर पति और अब जो छोटा बेटा उनका इकलौता सहारा बचा हुआ था, अब तो वह भी न जाने कहाँ चला गया। बेचारी जब ज़्यादा दुखी होती तो रो लिया करती। बाकी बहू बेटे तो उनकी सुनते ही नहीं थे, क्योंकि दोनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को सिखा रखा था। बड़ी बहू अपने पति को छोटे के खिलाफ भड़का देती, छोटी बहू बड़े के खिलाफ। ऊपर से रेशमा जी अगर किसी एक बहू की सही बात को भी अगर यह कह देती कि इसकी बात सही है, तो चाहे वास्तव में उसकी बात सही हो, लेकिन फिर भी तो घर में बवंडर आ जाता। दूसरी पहली को गाली देती और पहली दूसरी को गाली देने लगती। इसलिए उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। बेचारी अब तो भूखी प्यासी जैसे भी समय कटता काट ही रही थी। उनकी दशा हर दिन बद से बदतर होती जा रही थी। एक दिन रेशमा जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। उन्हें बहुत ज़ोर से बुखार आ गया था। उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को नहीं सुना। और वह तो भला हो ईश्वर का कि उस दिन अचानक से मैं वहाँ पहुँच गया। और जब मैंने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो मुझे बहुत रोना आया। मैंने रेशमा को दवाई दिलाई और उसे अपने साथ घर चलने को कहा। उसके बेटे बहू से भी बात की तो सबने नए नए बहाने बना दिए। मैंने उन्हें समझाया भी था। उस समय पर तो उन्होंने ऐसे गर्दन हिलाई थी जैसे मानो उन्हें सब समझ आ रहा है। रेशमा जी ने भी मेरी एक न सुनी। डॉक्टर की दवाई खाने के बाद उसका बुखार कम हुआ तो वह थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन वह मेरे साथ चलने को तैयार ही नहीं हुई। लगभग 3 महीने पहले की बात रही होगी जब उसकी तबीयत खराब हुई थी और मैं अचानक से वहाँ पहुँच गया था। लेकिन आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। शायद मैं उस दिन रेशमा को साथ ले जाता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। तब मैंने उस बुजुर्ग महिला के चाचा जी से पूछा कि अंकल जी उसके बाद क्या हुआ।
इस बात को बताओ। और आज यहाँ शमशान घाट में शव आने के बाद भी 8 घंटे तक उनके शव को मुखाग्नि क्यों नहीं दी गई? और आखिर वह तो व्यक्ति कौन थे जो वहाँ पर खड़े थे? और वह कागज़ का क्या टुकड़ा था जो इधर से उधर घूमे जा रहा था? ऐसी कौन सी जरूरी बात थी या ऐसा क्या लिखा था उस कागज़ के टुकड़े में कि रेशमा जी के शव को मुखाग्नि नहीं दी जा रही थी? और इतना पूछने के बाद जब उस बुजुर्ग महिला के चाचा जी ने मुझे सच बताया तो वास्तव में मुझे यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल वह कागज़ का टुकड़ा कुछ और नहीं, स्टाम्प था। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि स्टाम्प क्या होता है, पर मैं फिर भी बता दूं कि वह एक सरकारी कागज़ था। जिस दिन रेशमा जी की तबीयत खराब हुई थी और उनके चाचा जी अचानक से वहाँ पर आए थे और वहाँ से चले गए, उसके बाद से वह अक्सर ही बीमार रहने लगी। कभी कभार कोई भी बेटा जाकर डॉक्टर के वहाँ से दवा ले आता, लेकिन कोई भी बहू उनके खाने पीने का ध्यान न रखती और अब उनकी हालत ऐसी थी कि वह उठकर पानी भी नहीं ले सकती थी, अपने खाने पीने को कुछ नहीं बना सकती थी। एक तो बुखार, ऊपर से भूख, और इस तरीके से बीमारी और भूख के कारण आज रेशमा जी को यहाँ तक पहुँचा दिया। और कल रात भी रेशमा जी भूख और प्यास से तड़प रही थी। उन्होंने कई बार अपनी बहू को आवाज़ लगाई, लेकिन उनकी बहू ने उनकी एक भी ना सुनी, उनकी कोई बात ना सुनी और आखिरकार उन्होंने खाने पीने के अभाव में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। जब उनकी मौत हुई थी तब दोनों बहुएं ही घर में थी। बड़ा बेटा बाहर शहर किसी काम से गया हुआ था और छोटे को सोकर होश ही नहीं रहा कि वह माँ जिसने उन्हें जन्म दिया बाहर भूखी प्यासी किस हाल में पड़ी हैं, बुखार से तप रही हैं या भूखी हैं। इंसान को जीने के लिए खाना और पानी तो बहुत ज़रूरी होता है, ना कोई ध्यान दिया था, शायद उसको ज़रूरत ही नहीं थी। आप ऐसे बेटों के बारे में क्या कहेंगे जिनको जन्म देने के लिए एक औरत ज़िंदगी और मौत से खेल जाती है? उस माँ के बारे में जिसने इन कपूत को पाल पोस कर बड़ा किया और जब यह अपनी घर गृहस्थी संभालने लायक हो गए तो इन्हें उस माँ का ध्यान ही नहीं रहा और दो दो बेटे होने के बावजूद, दो दो बहुएं होने के बावजूद उस बुजुर्ग महिला ने तड़प तड़प कर भूख और प्यास से अपना दम तोड़ दिया। चलिए, यह तो हो रही यहाँ तक की बात, आगे की बात जानना नहीं चाहेंगे? जब उस बुजुर्ग महिला की मौत हो गई तब सुबह छोटा बेटा उठा और उसने देखा कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो उसे इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि उसकी माँ नहीं रही, बल्कि उसे इस बात का अफसोस हुआ कि उसकी माँ के नाम जो ज़मीन थी वह उन दोनों भाइयों में बटी नहीं थी। छोटा बेटा इतना कह ही रहा था और कोई बात नहीं। रेशमा जी के शव को शमशान घाट तक ले जाया गया, लकड़ियों की चिता बनाई गई, इस पर शव रखा गया, लेकिन मुखाग्नि नहीं दी गई। उससे पहले ही बड़ा बेटा आया पर एक कागज़ का टुकड़ा अपने हाथ में लाया। और जानते हो वह कागज़ का टुकड़ा क्या था? वह कागज़ का टुकड़ा था ज़मीन का, जो उसकी माँ के नाम थी, जो रेशमा जी मरने से पहले उन दोनों बेटों के नाम नहीं करके गई थी। वह उसी कागज़ था। और 8 घंटे शमशान घाट में जो शव रखा था मुखाग्नि के लिए, उसके लिए यह जरूरी बात नहीं थी कि शव का अंतिम संस्कार किया जाए, पर दोनों बेटों के लिए यह ज़्यादा ज़रूरी था कि पहले ज़मीन को बांट लिया जाए। दरअसल रेशमा जी के नाम पर 7 बीघा ज़मीन थी। 2 बीघा ज़मीन वह पहले ही बेच चुकी थी। तीसरा बेटा बहुत दिनों से गायब था, उसके आने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब दोनों भाइयों ने सोचा कि बंटवारा कैसे किया जाए, तो शमशान घाट में स्टाम्प बनवाया गया। सारी कार्यवाही पूरी की गई और उस बची हुई ज़मीन का बंटवारा किया गया और इसके बाद उस शव को मुखाग्नि दी गई। मैं आज भी जब यह घटना सोचता हूँ तो मेरा दिल भर आता है
क्या सच में कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है? इतनी कार्यवाही भी पुलिस की डांट डपट करने के बाद की गई और शव को मुखाग्नि दी गई, वरना तो वह 8 घंटे शायद 16 घंटे भी हो सकते थे। दोस्तों, जो माँ बाप अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए हर नामुमकिन कोशिश करते हैं, वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को समझते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि वह तो यही चाहते हैं कि वह इस दुनिया से जाएं और कब सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम कर लें। यही हुआ था रेशमा जी के साथ, क्योंकि रेशमा जी के नाम उनके पति ने कुछ ज़मीन की थी, क्योंकि वह यह जानते थे कि शायद बुढ़ापे में यह उनकी पत्नी के काम आए। लेकिन इस ज़मीन जायदाद के लिए उनके बेटे अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए भी तैयार नहीं थे। फिर किसी तरह उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो दोस्तों, रेशमा जी के बेटों ने रेशमा जी के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।